થી મહત્વના સમાચાર બિહારમાં સરકાર પડી ગઈ છે। નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે। कर दिए थे कुछ बोलना तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया। तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। બિહારના મુખ્યમંત્રી પદ પરથી નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપી દીધું। રાજીનામું આપી રાજભવનથી બહાર નીકળ્યા અને મીડિયાકર્મીઓ સાથે તેમણે વાતચીત કરી હતી અને તેમણે કહ્યું કે મેં મારા પક્ષના તમામ લોકો સાથે વાત કરી, ત્યારબાદ રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આરજેડી સાથેનું ગઠબંધન તોડી નાખ્યું છે। હવે નવા ગઠબંધન, નવા પાર્ટી સાથે ગઠબંધન કરીને સરકાર બનાવીશું। વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, 4 વર્ષમાં ત્રીજી વાર બિહારમાં સરકાર બનવા જઈ રહી છે, જો કે હવે રાજીનામું આપી દીધું છે। નીતિશ કુમાર હવે ભાજપ સાથે મળીને સરકાર બનાવશે। આજે સાંજ સુધીમાં શપથ લઈ શકે તેવી શક્યતાઓ? देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का जो एक एक स्टेप है, पहले से ही जो अनुमान लगाया जा रहा था उसी के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और खास करके आज ये कहा गया था कि 10:30 बजे जेडीयू की बैठक होगी, और जेडीयू की बैठक में जो फैसला होगा उसके बाद ही नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, और उसी के अनुरूप वो राजभवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन उसके पहले एक पेज था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हम अपनी तरफ से समर्थन पत्र देंगे, और फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी, और फिर उसमें आपको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और उसके बाद आप नई सरकार के गठन के बारे में आगे सोच सकते हैं। तो ये एक शर्त थी, जबकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि पहले समर्थन पत्र मिले और उसके बाद ही वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से दबाव बनाया, या कह सकते हैं नीतीश कुमार का जो पिछला रिकॉर्ड था उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, इसीलिए चाहती थी कि पहले नीतीश इस्तीफा दें, फिर उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हो। और उसी के अनुरूप अब नीतीश कुमार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दबाव बनाया, उसी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा देने का जो कारण बताया वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि चूंकि बिहार में ढेर सारी वैकेंसी निकाल करके नौकरियां बिहार की जनता को दी गई थी, इसका सारा जो क्रेडिट है वो आरजेडी या कह सकते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी ले रही थी, उसका जानबूझ के प्रचार कर रही थी, और इसको लेकर के कहीं न कहीं जो जेडीयू के जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे,
वो असहज महसूस कर रहे थे कि जेडीयू की तरफ से ये सारे काम या जेडीयू सरकार की तरफ से ये काम निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट लेने का जो श्रेय है कहीं न कहीं तेजस्वी को दिया जा रहा था, जिससे कहीं न कहीं एक असहजता जो थी वो पार्टी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और इसीलिए उन्होंने चुप्पी साधी थी जो तमाम सारे कंट्रडिक्शन चल रहे थे। लेकिन आगे की प्रक्रिया की अगर बात करें तो अब नीतीश कुमार यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं इसके बाद वो लौटेंगे और लौटने के बाद जो एनडीए विधायक दल की बैठक है वो होगी और उसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो समर्थन पत्र है विधायकों का वो दिया जाएगा। इसके बाद राजभवन में जाएंगे और देखा यह भी जाएगा कि राजभवन में ढेर सारी जो चेयर है और जो टेबल है वो एक तरह से जो वर्कर्स है वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आज ही जो है हाई टी भी होगी और शपथ ग्रहण भी आज ही होगा और नीतीश कुमार आज एक बार फिर 9वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री 15 सालों के कार्यकाल में होंगे। तो एक तरह से तैयारियां लगभग पहले जैसे अनुमान लगाया जा रहा था उसी के अनुरूप सारा स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें जरूर ये कहा जा रहा था कि पहले जो हम पार्टी को ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो आरजेडी के साथ जा सके चली जाए, लेकिन हम पार्टी ने भी कहा कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहीं पे हम भी हैं। लेकिन साथ ही साथ हम पार्टी ने 2 कैबिनेट मिनिस्टर का डिमांड रखी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हम पार्टी को भी शामिल किया जाएगा और 2 लोगों को सीट दी जाएगी और 8 लोगों की ये कैबिनेट होगी। लेकिन आज हो सकता है कि 8-9 लोगों को ही शपथ दिलाई जाए और सरकार के आगे का जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और 9वीं बार जो है आज ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अजय, साथ ही में बात की जाए तो नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन करके और साथ ही में 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही है। 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके कोई नाम सामने आए क्या? देखिए निश्चित तौर पे ये मीडिया कर्मियों के द्वारा तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ तक कि जेपी नड्डा को भी लास्ट में पता होता है। कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह और साथ में जेपी नड्डा जब बैठते हैं तो उसमें सारा तय किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा पद दिया जाए। तो अब ये जो सरकार फॉर्म होगी तो उसमें निश्चित तौर पे जो इधर आला कमान का जो आदेश जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम सारी बैठकें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दिल्ली में भी की गई, उसके बाद में जो विपक्षी दल जो सहयोगी दल है उनके साथ भी की गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इधर से जो आदेश जाएगा उसी के अनुरूप कितने लोगों को लेना है वो सारे नाम के अनाउंसमेंट होंगे। लेकिन क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस समुदाय से होंगे, क्योंकि आगे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ना है। और साथ ही साथ जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि आखिर ये गठबंधन टूटा क्यों और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ धोखा खाने के बावजूद एक बार फिर क्यों जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण, पहला कारण यही है कि लोकसभा चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि नीतीश कुमार के साथ आने से निश्चित तौर पे लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी लंबे समय तक नहीं चल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी को एक दिन डिस्ट्रॉय होना है। यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक पारी का अंतिम समय ये खेल रहे हैं। तो ऐसे में जो इनके वोटर्स बिखरेंगे वो किधर जाए, तो वो सारा क्रेडिट कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है और अकेले दम पे कहीं कहीं जो विधानसभा में अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो इसी मकसद से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा दब के ही सही लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने का फैसला किया है। उसमें पहला कारण लोकसभा चुनाव है। तो ये सारा कुछ जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें मुख्य बात यही है कि जो आला कमान की तरफ से आदेश जाएगा कि कौन कौन लोगों को शामिल करना है इस सरकार में, वो सारा कुछ लोकसभा और आने वाले फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर को देख के ही किया जाएगा। जी साथ ही में अजय बात की जाए तो बीजेपी का पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी था वो सक्सेस होता तो यहाँ पे दिख रहा है और साथ ही में वहां पर बिहार में जो एक पार्टी है हम करके उनके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके पास 4 धारासभ्य है। देखिए निश्चित तौर पे अगर धारासभ्यों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू डरी किस बात से थी कि जो आरजेडी है वो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, उसके पास 79 जो है वो एमएलए हैं। उसके अलावा 19 जो है वो जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के पास है, 16 जो है लेफ्ट पार्टियों के साथ है और इस तरह से ये टोटल संख्या मिला करके 114 हो जाती है। लेकिन बहुमत के लिए बिहार विधानसभा में 122 जो विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आरजेडी कहां से लाए, तो वो हम पार्टी ही थी जिसके आधार पे कहीं न कहीं जो आरजेडी है वो दाव खेलना चाहती थी और साथ ही साथ आरजेडी ये भी सोचती थी कि अगर नीतीश के विधायकों को अगर तोड़ फोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे 122 की संख्या पाई जा सकती है। उसमें भी 122 में 120 के करीब जाके अटक जा रही थी हम पार्टी के साथ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर हम पार्टी आरजेडी के साथ जाती है
तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है। और जेडीयू के विधायक अगर टूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले जाकर के हमसे बात की, खास करके जीतन मांझी से, और उनको एक तरह से आश्वासन देने की कोशिश की गई। उसके बाद हम पार्टी की तरफ से भी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हम पार्टी की तरफ से कहा गया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहीं पर हम हैं। तो एक तरह से मैसेज साफ दिया गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको संतुष्ट किया है और जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, मेजोरिटी में रह सकती है, लेकिन चूंकि आगे उससे लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, ज्यादा से ज्यादा समुदाय तक पहुंचना है, तो ऐसे में हम पार्टी या कह सकते हैं छोटी छोटी पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी है। यहाँ तक कि जो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे, फिलहाल सांसद के तौर पर अगर देखें तो उनकी बहुत ज्यादा हैसियत नहीं रही है, लेकिन एक लेगेसी है रामविलास पासवान के साथ, उनके साथ भी गृह मंत्री अमित शाह भी बात करते नजर आए। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल फोकस बिहार में न सिर्फ सरकार बनाना बल्कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको फोकस में रख के ही सारी एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना। तो ऐसे में छोटे छोटे दलों को भी काफी तरजीह देती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। अजय हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन તમામ જેટલા પણ નાના નાના પક્ષ છે તેમને સાથે રાખીને આગામી લોકસભા 2024ની ચૂંટણી જે રીતે આવી રહી છે તેની તૈયારીઓ ભાજપની દેખાઈ રહી છે। બિહારથી સૌથી મોટા જે સમાચાર સામે આવ્યા છે, રાજીનામું આપી દીધું છે નીતિશ કુમારે, સરકાર પડી ગઈ છે। ભાજપ સાથે મળીને સાંજે ફરી એકવાર 9મી વખત નીતિશ કુમાર શપથ લઈ શકે છે। જો કે સાથે જ વાત એવી પણ છે કે બે મુખ્યમંત્રી શપથ ઉપમુખ્યમંત્રી માફ કરજો ઉપમુખ્યમંત્રી શપથ લઈ શકે છે। જો કે આ વાતો છે હજુ તેને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા સામે નથી આવી। જો કે મુખ્યમંત્રીએ રાજીનામું મુખ્યમંત્રી પદ પરથી નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપ્યું, ત્યારબાદ તેમણે નિવેદન પણ આપ્યું કે મેં રાજીનામું આપ્યું છે। તેમણે એવી વાત કરી, આ સાથે તેમણે કહ્યું કે મેં મારી પાર્ટીના તમામ લોકોને સાંભળ્યા છે અને ત્યારબાદ આ નિર્ણય કર્યો છે, હવે હું નવું ગઠબંધન બનાવીશ। આ સાથે જ વધુ અપડેટ સાથે અમારી સાથે પ્રશાંત ગઢવી રાજકીય વિશ્લેષક અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। પ્રશાંતભાઈ, બિહારમાં ગઠબંધન પડી ગઈ છે, તેજસ્વીથી ઘણા સમયથી નીતિશ નારાજ હતા। જો કે બીજી બાજુ તેજસ્વી તો ન જ બચાવી શક્યા સરકારને, પરંતુ ભાજપનો પ્લાન સક્સેસ થઈ ગયો। હવામાન નિષ્ણાત જેમ હોય છે આપણી જોડે, એવી રીતે રાજકારણની હવાના નિષ્ણાત નીતિશ કુમાર કે જે બાજુ હવા પલટતી હોય એ દિશામાં દર વખતે પોતાનું ઝોક રાખતા હોય છે। અને જ્યારથી સરકાર બની, આ મહારાષ્ટ્ર જેવું છે, જેમ MVA મહાવિકાસ અઘાડી બની ત્યારથી એવું હતું કે ગમે ત્યારે પડશે, કાં તો પાડવામાં આવશે અને કાં તો ભાજપ પાડી દેશે। એમ આ સરકાર પણ બની ત્યારથી જે હતું ને, એક બે વાર તો નીતિશ કુમારને કોઈકે પૂછ્યું હતું પણ ખરું, ત્યારે એમણે બહુ જ સારી રીતે કીધું કે નહીં નહીં એસા કુછ નહીં હે। પણ આખરમાં એટલે ગઠબંધન બન્યા પછી, ઇન્ડિયા ગઠબંધન આવ્યા પછી એવું લાગતું હતું કે નીતિશ કુમાર આના પ્રણેતા છે અને આગળ ચલાવશે। પણ મને લાગે છે કે જે રીતે દેશનો માહોલ આખો બદલાયો, ખાસ કરીને રામ મંદિર પછી, અને એના પણ ઘણા સમય પહેલા જ્યારે એવું દેખાઈ ગયું કે ભાઈ હવા લગભગ ભાજપ તરફી વધારે જઈ રહી છે, અને નીતિશ કુમારને એમ લાગ્યું કે આ ગઠબંધનમાં આગળ જતા પરિણામ ના મળે, વત્તા હું જે રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી હોઉં, ઉપર સરકાર કોકની હોય, તો બીજી બધી રીતે ભીતિમાં આવું, ભીષમાં આવું, એના કરતા જે બાજુ ઢોળાવ છે ત્યાં ઢળવું વધારે સારું। અને ઓલરેડી NDA ગઠબંધનમાં તો શું છે, ભૂતકાળમાં બી હતા, એની પહેલા UPAમાં પણ હતા, એટલે NDAમાં ફાયદા ના ફાયદાની તો અમને બહુ દૂરની વાત છે। પણ ઓવરઓલ પોતાની પકડ બિહારમાં રાખવા માટે, વર્તમાન સરકાર સાથે બિહાર પોતાની રીતે ચલાવવા માટે અને બિહારમાં એમને કોઈ બીજી કોઈ સળી ના કરે, એ મને લાગે છે પર્પસથી એમણે આ ડિસિઝન પાછું લીધું છે। પ્રશાંતભાઈ, આ સાથે જ આપણે વાત કરીએ તો હવે રાજીનામું આપી દીધું છે, બીજેપી સાથે મળીને ગઠબંધનની સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છે, 9મી વખત શપથ લેશે। આનાથી બીજેપીને આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ઘણો ફાયદો થશે। મૂળ બીજેપીને જ આ ફાયદો લેવાનો હતો એટલે જ આ બધું ઊંચું નીચું થયું છે। કારણ કે ગઈ વખતે બિહારમાં જે 40 લોકસભા સીટનું ગઠબંધન હતું, 17, 17 અને 6, 17 બીજેપી, 17 JDU અને 6 LJP। હવે આ વખતે જો નીતિશ કુમાર આમાં એક્ટિવ થાય તો લગભગ 21 સીટો એવી થઈ જાય કે જે, કારણ કે નીતિશનું ગઠબંધન જો થાય તો RJD અને JDU વચ્ચે સીટ શેરિંગ થાય અને બિહારમાં ભાજપને તકલીફ પડે। એ તકલીફ ના પડે કારણ કે 4 રાજ્યો ગઠબંધનના ભાગરૂપે એવા હતા જે ભાજપને ક્યાંક ભીંસમાં નાખતા હતા, જેમાં બિહાર બહુ જ મોટું ફેક્ટર હતું। બિહાર છે, જી પ્રશાંતભાઈ, આપને અટકાવીશ। जंगल राज से मुक्ति
मिले, मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। તો રાજીનામું આપ્યા બાદ હવે પ્રતિક્રિયા આપી હતી નીતિશ કુમારે અને નીતિશ કુમારે કહી દીધું છે કે ગઠબંધન તૂટી ગયું છે અને પ્રશાંત ગઢવી અમારી સાથે જોડાયેલા છે। પ્રશાંતભાઈ, આપણે વાત કરી રહ્યા હતા બીજેપીના ફાયદાની લોકસભા ચૂંટણીની। બીજેપી 100% આમાં ફાયદામાં, કારણ કે એક તો હવે ગઠબંધન, બીજું ફરીવાર જ્યારે આમાં જો હમણાં જે બાઇટ્સ આપણે સાંભળી એ પ્રમાણે નીતિશ કુમારની કે જ્યારે ગઠબંધન એમણે આરજેડી સાથે કર્યું ત્યારે એવી ટર્મ્સ હોય કે જો આગળ જતા કોઈ ગઠબંધન કે બીજો કોઈ ભાગ રચાય તો તેજસ્વી યાદવને મુખ્યમંત્રી પદ આપવું પડે, અને એ સમય પાકી ગયો હતો કારણ કે 3 વર્ષ બાકી હતા ગઠબંધનમાં, 1.5 વર્ષની ફોર્મ્યુલા હતી, એમાં હવેનો સમય તેજસ્વીનો આવતો હતો। નીતિશ કુમાર ખૂબ જ તકવાદી સાધુ છે, એટલે તકવાદી જે રીતે જોવા જાઓ તો તમે હવે એમને મુખ્યમંત્રી પદ છોડવું નહોતું। હવે જો આ ભાજપ સાથે રહે તો બહુ ક્લિયર કટ એ ફરી પાછું એ જ ગઠબંધન જે 2019માં હતું 17 અને 6, એટલે એ રીતે જોવા જાઓ તો ભાજપને હવે ચોખ્ખી 40 સીટનો ફાયદો બિહારમાંથી મળવા માંડ્યો। વત્તા જે હું 4 રાજ્યોની વાત કરતો હતો કે મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક અને બિહાર, આ 4 ભાજપને ક્યાંક બહુ જ તકલીફ કરે એવા હતા, એમાંનું બિહાર એમણે સેફ કરી લીધું છે। વેસ્ટ બંગાળ ઓલરેડી મમતાએ ક્યાંક કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। મહારાષ્ટ્રમાં 2 મિશ્ર સરકાર છે, એટલે ભાજપ આ વખતે ગમે તેમ કેન પ્રકારે, જો એમને કેક વોક જેવું ન કહી શકાય પણ 273નો આંકડો ભાજપ માટે બહુ મુશ્કેલ નથી, પણ એમને બહુ મોટી બહુમતી સાથે, અને ખાસ કરીને રામ મંદિર પછી જે 400નો આંકડો કે 350નો આંકડો, એના માટે શું કરવું પડે એ તમામ પ્રયત્નો કરી અને આ વખતે પણ બિહારમાં એમણે ખેલા કરી દિયા। ખેલા કર દિયા। ઓકે પ્રશાંતભાઈ, અમારી સાથે જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો બિહારની રાજનીતિમાં મોટી ઉથલ પાથલ જોવા મળી રહી છે। મુખ્યમંત્રી પદ પરથી નીતિશ કુમાર રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે, હવે તેઓ નિવાસસ્થાને જશે। ત્યાં બીજેપીના વિધાયક છે, ધારાસભ્યો છે, જેમને સહી લેવામાં આવી રહી છે, સમર્થન માટે સહી લેવામાં આવી રહી છે, જે નીતિશ કુમારને સોંપવામાં આવશે। નીતિશ કુમાર ધારાસભ્યો સાથે પાછા રાજભવન આવશે અને સરકાર બનાવવા માટે દાવો કરશે।